Good morning, student. Now we started new chapter, that is genetic basis of inheritance. बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो। ठीक है, अब हम उसकी शुरुआत करेंगे। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया पहले एक छोटे से ब्रैकेट में। न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसको किस तरीके से डिस्कवर किया गया, किस तरीके से इसके ऊपर वर्क हो गया, ये आपने अच्छी तरह से देखा था। ग्रेगर जॉन मेंडल बोल चुका था कि कुछ तो भी ऐसे यूनिट है जो ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बाद में सुटॉन बाउरी ने ये क्रोमोसोम रहते हैं ये भी क्लियर कर दिया। फिर ध्यान में आ गया कि क्रोमोसोम के ऊपर भी ये यूनिट है, क्योंकि वो जो डिसऑर्डर है हमने दो भागों में डिवाइड किए थे, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बाद में जैसे धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ते गया तब पक्का ध्यान में आ गया कि ये कुछ तो भी पार्टिकल है, कुछ तो भी हेरिडिटरी यूनिट है। अब ये हेरिडिटरी यूनिट क्या है, इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड ये वर्ड आया ही कैसे, तो इसकी ही कथा हम पहले सुनाते हैं। आज मैं आपको चार कथाएं अलग अलग तरीके से सुनाऊंगा, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ये कथा नहीं है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस का भाग है, ये स्टोरी नहीं है, सिलेबस का भाग है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर कथा के रूप में याद रखेंगे और फिर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत कम गिरेंगी और आप इजीली एग्जाम के समय तक भी याद रख सकेंगे इसको। तो पहली कथा बताते हैं, ये 1869 में 1869 इमेजिन करना, हम करीबन कितने पौने 200 साल पीछे चले गए हैं। तब का रिसर्च है। ये फ्रेडरिक मिचर नाम के साइंटिस्ट ने अमेरिका के, जो बैंडेज रहते हैं, बैंडेज फोड़े को बांधने के लिए नहीं रहते कह रहे बैंडेज, उस बैंडेज में से क्या निकाले मालूम है क्या, पस सेल निकाले, पस। अब ये पस क्या है, पस अच्छी तरह से मालूम होगा, मराठीत रन म्हणतात, किंवा त्याच्यात निघालेला तो फोडातून निघालेला पिवळा पदार्थ ज्याचा वास येते बेकार, तो पस। वो पस सेल अलग निकाले, उसको एक्चुअली क्या किया, धो के निकाला, और वो पस अलग निकालने के बाद इन पस सेल में से उसने क्या किया, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया। जो एक्चुअली पस सेल में सेल थी वो बहुत सारी WBC थी, क्योंकि WBC जर्म्स के अगेंस्ट में फाइट करती है, इसीलिए पस में बहुत ज्यादा तादाद में मिली। ठीक है, ये WBC थी, बैंडेज में से लिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन से उसने उसको अलग कर दिया। म्हणजे पहले तो धो के निकाल लिया पानी से और बाद में उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला। अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला तो ये जो प्रेसिपिटेड हो गया, प्रेसिपिटेड माने तो जैसा हम दूध का जावन डालने के बाद दही बनाते हैं, इरजण टाकले की दुधाचं दही होते, घट्ट होते का नाही, तशा प्रकारचा हा पदार्थ घट्ट होऊन वेगळा झाला, याचं पाणी वेगळं झालं। मग हा घट्ट पदार्थ म्हणजे काय, त्यानं त्याचं नाव सर्वात पहिले न्यूक्लिन दिलं, कारण याच्यात फॉस्फरसची मात्रा भरपूर जास्ती होती, क्योंकि इसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा थी और एसिडिक नेचर का था। यही कारण की वजह से अल्कली से क्या होता था, प्रेसिपिटेट होता था। और फिर ये अल्कली से प्रेसिपिटेट हुए वाला जो फॉस्फोरिक एसिड से बने वाला मटेरियल है उसका नाम फ्रेडरिक मिचर ने न्यूक्लिन रखा, क्योंकि यही कुछ है जो एक्चुअली बाद में नए सेल में रहता है और ये के बूढ़े सेल में, वेस्ट सेल में इस वजह से निकलता है क्योंकि यही आगे की सेल बनाता है, ये उसका कंक्लूजन। ये सब एक बात के पीछे भाग रहे थे, वो माने तो ऐसा केमिकल कि जो पीने के बाद आदमी को अमरत्व मिल जाए, अमृत जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, और उस पीछे भागने की वजह में दूसरे कुछ ढूंढते गए और 1900 सदी के स्टार्टिंग में जीन्स और ट्रेट आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये कुछ तो भी है
ये क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ये सुटॉन बॉरी तक आ गए थे। काय के तक आते गए थे? सुटॉन बॉरी तक। क्लियर हुआ क्या? कुछ तो भी है जो मेंडल ने बताया था कि कुछ फैक्टर है, जैसे कि एक आधे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला टॉल रहे, डॉर्फ रहे, ये कुछ तो भी कैरेक्टर बाद में मालूम गिर गया कि क्रोमोसोम के ऊपर है। ये अच्छी तरह से आपको पढ़ा भी चुके हैं। क्लियर हुआ क्या? इसके बाद अब इसका एनालिसिस चालू हो गया कि क्रोमोसोम बने कैसे। तो क्रोमोसोम दो मटेरियल से, एनालिसिस आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एनालिसिस दो टाइप के रहते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको एक पाउडर दी जाती है कोई भी, और आपको उसमें ये ग्रुप है क्या, क्लोरीन है क्या, ब्रोमीन है क्या, आयोडीन है क्या, व्हाट एवर में भी वो ढूंढ के निकालना पड़ता है। आप अलग अलग केमिकल डालते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उसमें वो है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आती है तो उसमें वो नहीं है। ऐसे ही तरीके से बाद में एक और भी टेस्ट रहती है केमिस्ट्री में, इसको हम अब केमिस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं। एक टेस्ट रहती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कितने क्वांटिटी में, वैल्यूम में, एक सॉल्यूशन में N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2, ये टाइट्रेशन में क्वांटिटेटिव या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही एनालिसिस किया गया, और बाद में इसमें से ये बात बाहर निकाली गई कि प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है और डीएनए स्मॉल मॉलिक्यूल है, और ये लिटिल है, कम तादाद में, प्रोटीन ज्यादा तादाद में है। अब तो बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर कंफर्म हो गए थे। कौन से बात के ऊपर कंफर्म हो गए कि प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल है और कंट्रोल करता है। किस बात को कंट्रोल करता है? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल माने तो सेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लार्ज तादाद में था और ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स भी थे। अब इस वजह से इसी के ऊपर साइंटिस्ट का ज्यादा जोर था। ठीक है, और डीएनए स्मॉल क्वांटिटी में भी मिल रहा था, और सेल में ये एक्चुअली जटिल भी उतना नहीं था, इसीलिए मैक्सिमम लोग प्रोटीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गए कि ये प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। फिर ये एक बात की ध्यान, और फिर इसके ऊपर रिसर्च होते गया, और एक इंटरेस्टेड एक्सपेरिमेंट 1928 में, माने तो करीबन आज से बराबर 100 साल के पहले, और इमेजिन कीजिए आज से 100 साल के पहले अगर हम हमारे कोई भी खेड़े पाड़े में जाएंगे तो वहां पे किसने साइकिल भी लाई थी तो पूरा गांव देखने को आता था 100 साल पहले 1928 में। आज अगर कोई मर्सिडीज भी लेके जाता है खेड़े में तो उसको कोई देखने को नहीं आता है। पीछे का कारण है हम टेक्नोलॉजी से बहुत इंप्रूव कर चुके हैं। इसीलिए जानबूझ के मैंने इस 1928 को क्लैरिफाई किया कि 100 साल पहले किए वाला फ्रेडरिक ग्रिप्थ का एक्सपेरिमेंट है। अब ये फ्रेडरिक ग्रिप्थ का एक्सपेरिमेंट क्या है तो यहाँ पे हम बताएंगे। इस फ्रेडरिक ग्रिप्थ ने 2 स्ट्रेन लिए काय की, बैक्टीरिया की। ही टेक 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एक का नाम है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। एक्चुअली ये स्ट्रेप्टोकोकस के बजाय पुरानी किताबों में आपको डिप्लोकोकस मिलेगा। डिप्लोकोकस, ठीक है। डिप्लोकोकस माने तो स्पेरिकल है और स्ट्रेप्टोकोकस माने तो ये ऐसे स्पेरिकल डम्बेल के सरीके, और स्ट्रेप्टोकोकस माने तो अच्छी तरह से आपको मालूम है ये एक ऐसा थोड़ा लंबा हुए वाला पार्ट और ये एक दूसरा लंबा हुए वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों ऐसे, ये ऐसे, ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये डिप्लोकोकस, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान में रखना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया, इसकी 2 स्ट्रेन, 2 जातियां। एक जाति का नाम वायरुलेंट, क्या नाम बताया मैंने, वायरुलेंट। इसी को हम स्मूथ बोलेंगे, इसी को हम कैप्सुलेटेड बोलेंगे, कैप्सुलेटेड। और दूसरी वैसी स्ट्रेंथ अवायरुलेंट, अवायरुलेंट।
जिसको हम क्या बोलेंगे, रफ या नॉन कैप्सुलेटेड। अब ये क्या है भाई, ये दो बैक्टीरिया है, ये चूहे में अगर इंजेक्ट कर दिए जाए तो ये निमोनिया करता है, ये निमोनिया करता नहीं है। ध्यान में रखना, इसके 3 नाम आपको मिलेंगे। कितने नाम मिलेंगे, 3 नाम, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। 2 टाइप की स्ट्रेंथ फेड्रिक ग्रिप में यूज की थी, एक चूहे को निमोनिया करने वाली स्ट्रेंथ बैक्टीरिया की सेम, बिल्कुल सेम है ये बैक्टीरिया, मगर थोड़ा सा फर्क है। इस बैक्टीरिया का बाहर का कवच अगर ऐसा रफ रहा तो उसको हमने रफ बोला है, ये बैक्टीरिया निमोनिया करता नहीं। और बैक्टीरिया का कवच अगर स्मूथ रहा तो ये निमोनिया करता है। माने तो जैसे अपनी इसमें नहीं रहते क्या रे गुलाब में वैरायटी है या टॉलडॉर्फ, वैसी वैरायटी है बैक्टीरिया में भी थी। ठीक है, एक निमोनिया करने वाला वायरुलेंट, या इसी को हम बोलेंगे स्मूथ, इसको एक कैप्सूल का कवर था जिसके वजह से ये क्या था, निमोनिया करने वाला था, कैप्सुलेटेड। और दूसरा अवायरुलेंट जो निमोनिया करता नहीं है। पक्का ध्यान में रखना, जब उसने चूहे में, काय में अपन निकालते नहीं कह रहे, वो चूहा ऐसा उसका ये और ये उसका, हाँ ये एक चूहा, ये एक चूहा, ठीक है। ये अगर इंजेक्ट करेंगे तो चूहा मरेगा नहीं। कौन सा, अवायरुलेंट, ये रफ स्ट्रेन है, ये इंजेक्ट करेंगे तो चूहा मरेगा नहीं, ये इंजेक्ट करेंगे तो बाकी चूहा मरेगा, डेड होगा, ये नहीं होगा। ध्यान में रखना, कौन सी स्ट्रेंथ, अवायरुलेंट डज नॉट कॉज निमोनिया टू द माइस एंड माइस बिकम लाइव, एंड वायरुलेंट व्हेन इंजेक्टेड इन द माइस, इंजेक्टेड म्हणजे इंजेक्शन न टोचलं, लक्षात ठेवा, त्याच्या शरीरात तो बॅक्टेरियाचं सोल्युशन टाकलं। आता उंदराईवरच काऊन प्रयोग केले, साधी कंडिशन आहे, तो मॅमल आहे आणि हा मॅमल आमच्याशी जरा क्लोज रिलेशन दाखवतो म्हणून उंदरावर प्रयोग केले। माइस एक है कि रैट और माइस में क्या फर्क है, माइस ये छोटे साइज के रहते हैं, रैट थोड़े बड़े साइज के रहते हैं। ध्यान में रखना, जैसे हमारे इसमें भी अलग अलग टाइप की क्रॉप रहती है, जैसे कि खरबूजा, ये छोटे साइज का, तरबूजा बड़े साइज का, बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सा फर्क है बेटा, ध्यान में रखना। अब ये मैंने बताया कि वायरुलेंट इफ इंजेक्टेड इन द माइस it causes pneumonia and mice get die. If a virulent injected, it does not cause pneumonia and mice become alive. अब इसने एक और काम कर दिया, किसने, ग्रिप ने, इस वायरुलेंट स्ट्रेन को किया गरम। क्या किया, गरम किया, हीट किया। कितने डिग्री के ऊपर, 70 डिग्री के ऊपर करीबन गरम कर दिया, 70 डिग्री के ऊपर। वो 40 डिग्री के ऊपर है तो सब प्रोटीन टूट जाते हैं। कितने डिग्री के ऊपर सब प्रोटीन टूट जाते हैं, 40 डिग्री के ऊपर उसने 70 तक हीट कर दिया, इसीलिए इसके सब प्रोटीन ब्रेक हो गए। मगर जिसको हीट करने के बाद हीटेड जब इंजेक्ट किया, ही डज नॉट कॉज निमोनिया। व्हेन ही इंजेक्ट द हीटेड स्ट्रेन टू द माइस, इट डज नॉट कॉज निमोनिया। व्हेन ही inject the heated strain to the mice, it does not cause pneumonia. But when he mix this heated strain to the avirulent one, and when he inject this mixture heated strain which does not cause pneumonia, म्हणजे गरम केल्यावर त्या बॅक्टेरियाचं लिक्विड निमोनिया करत नव्हतं, कारण बॅक्टेरिया मरतात, किती डिग्रीवर मरतात, 70 ने 40 वरच मरतात, पण त्यांना 70 लोक केलं, त्याच्यानं मेलेल्या बॅक्टेरियाला जर टोचलं उंदरात तर उंदीर मरत नाही। आलं का लक्षात? मग त्यानं हे मिक्सचर कशात टाकलं, उंदरात कोणचं अव्हायरुलेंट घेतलं आणि हीटेड व्हायरुलेंट घेतलं, ये मिक्सचर इंजेक्ट किया। अब चूहे को निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। इसका मतलब ये है
कि इस 70 डिग्री के ऊपर जो कुछ अपन ने गर्म किया था, वो गर्म करने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसा केमिकल बचा था जो अवायरुलेंट में मिक्स होने के बाद इस अवायरुलेंट को वायरुलेंट बना दिया। उसने वायरुलेंट बना दिया, रफ स्ट्रेन को कैप्सुलेटेड बना दिया, और रफ स्ट्रेन को कैप्सुलेटेड बनाने के बाद इसने उसको निमोनिया कर दिया। ये जरा गौर से सोचेंगे बेटा तो ये आपको सीधा आज के सिचुएशन के तरफ लेके जा सकता है। काय के तरफ लेके जा सकता है? आज के सिचुएशन के तरफ लेके जाता है। कैसा कि ये स्ट्रेंथ, ये एक अच्छा बैक्टीरिया है और ये एक बदमाश बैक्टीरिया है। इस बदमाश बैक्टीरिया को गर्म करके हम अगर अच्छे बैक्टीरिया में डालेंगे, म्हणजे एक शायना बॅक्टेरिया आणि एक बदमाश, अलग लक्षात, हा इकडचा बदमाश, हा करते निमोनिया आणि हा शायना, या बदमाशले गरम केल्यावर जर याच्यात टाकलं तर हा शायना बॅक्टेरिया भी बदमाश होते। आज की परिस्थिति ऐसी, क्योंकि आज भी ऐसा ही बनाया गया। वायरस जो बैट को इन्फेक्ट करता था, वो बैट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक यूनिट ऐसा ही गर्म करके अगर डाल दिया तो वो वायरस जो बैट को इन्फेक्शन करता था मगर मरवाता नहीं था, वो हमारे लिए इन्फेक्शियस हो गया है। और यही कारण की वजह से बहुत जने इस बात के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि बदमाश वायरस को हम किस तरीके से, जिसको मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही, मगर साल देखिए ये 1928 का एक्सपेरिमेंट है। आज कितने इंप्रूव हो गए होंगे, इंप्रूवमेंट हो गए होंगे इसमें, और कितने सारे बायोलॉजिकल वेपन बना दिए। बहुत सारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया एकदम पावरफुल बना दिए, क्योंकि जो पावरफुल है उसको थोड़ा सा गर्म करो और जो कम पावरफुल है उसमें डालो, वो पावरफुल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, एक बैक्टीरिया को गर्म करें, ठीक है, उसमें का जेनेटिक मटेरियल उसमें जाता है। और ये जेनेटिक मटेरियल फ्रेडरिक ग्रिप ने तभी प्रूव किया था कि न्यूक्लिक एसिड ही है, क्योंकि 70 डिग्री के ऊपर प्रोटीन तो मैंने मार दिए, क्योंकि लोग तो मैक्सिमम यही सोच रहे थे ना कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, लार्ज मॉलिक्यूल है और ये कॉम्प्लेक्स भी रहता है। इस बात को सबसे पहले नकारा फ्रेडरिक ग्रिप ने 1928 में, और उसने ये क्लियर साबित कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, उसको डीएनए है ये मालूम नहीं था, न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 70 डिग्री के ऊपर स्टेबल रहता है और प्रोटीन ब्रेक होते हैं। इसीलिए फ्रेडरिक ग्रिप का एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट, पूरा टोटल इंग्लिश में बताऊंगा। उसने 2 स्ट्रेन ली, वायरुलेंट एंड अवायरुलेंट। वायरुलेंट कॉजेस निमोनिया टू द माइस, अवायरुलेंट डज नॉट कॉजेस निमोनिया टू द माइस। Virulent causes pneumonia to the mice. Virulent does not causes pneumonia to the mice. When he injected virulent strain to the mice, mice shows the effect of pneumonia and get died. While a virulent does not causes pneumonia to the mice and mice become alive. When he heated the virulent strain up to 70 degree and then injected to the mice, mice does not show the effect of pneumonia because the strain get killed. Later on, when he mix the heated virulent with a virulent become change and converted into virulent that is smooth and causes pneumonia to the mice. It means that on the 70 degree temperature all the proteins get break, so that virulent get killed because its outer protein get break, but nucleic acid of this bacteria remains as it is on 70 degree and which get transferred to the avirulent strain and convert the avirulent into virulent one. पक्का ध्यान में रखना, इसमें indicate that nucleic acid is a genetic material. फ्रेडरिक ग्रिप ने इतना ही प्रूव किया था कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हुआ क्या? ये बात पक्का ध्यान में रखना। और ये बात आज के सिचुएशन के साथ मैंने जोड़ दी कि एक अच्छा खासा वायरस जो अपने को तकलीफ नहीं देता है, उसके ऊपर अगर वो केमिकल हमने डाल दिए गर्म करके, तो वायरस हमको तकलीफ देने वाला बन सकता है। और आज हम इसी की वजह से घर पे है। बेटा ये बायोलॉजी 1928 में किए थे, ऐसे बहुत सारे उपन्यास बन के तैयार जो अच्छे खासे बैक्टीरिया है। आज भी अगर आप मेडिकल के ऊपर जाएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा सब
डिसीज अगर पकड़ेंगे तो सिर्फ 100 डिसीज होते हैं और 1 लाख दवाइयां रहती है, क्योंकि ये डिसीज के बैक्टीरिया हमारे पास से लेके गए, ये हमारे नाली में से, इसमें से, ये जो फॉरेनर है, और इस बैक्टीरिया को फिर क्या कर दिया मालूम है, जिस दवा से वो बैक्टीरिया मरता था उस दवा को रेजिस्ट बनाया, माने तो अच्छे खासे बैक्टीरिया को और बदमाश बनाया। इसी तरीके से, क्योंकि जो रेजिस्ट करने वाला बैक्टीरिया है उसको गर्म कर दिया और इसमें डाल दिया, बदल दिया। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसको किसी को क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर, जो मन में आए वो, क्योंकि ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसके साथ मैंने लिंक कर दिया आपको, ठीक है। अब दूसरी इंटरेस्टेड बात, कौन सी, वायरुलेंट स्ट्रेन, तो क्या बन गया, वायरुलेंट और चूहों को मारने लगा। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, मगर तो भी साइंटिस्ट पूरे इतने सहमत नहीं थे। इसके बाद और 3 साइंटिस्ट ने इसी के ऊपर वर्क किया, मैककार्टी, मैकलोडी, ओसवाल्ड एवरी। मैककार्टी, मैकलोडी, ओसवाल्ड एवरी। ईयर आप निकालो भाई, क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल में आपको दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इंटरेस्टेड बात बता देते हैं। अब इन्होंने सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना चालू कर दिया, काय को, कि अवायरुलेंट माने तो जो रफ स्ट्रेंथ है वो स्मूथ बनती क्या, रफ स्ट्रेंथ है वो स्मूथ बनती क्या, माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने के बाद ही वो क्या करते थे, अगर रफ बन स्मूथ बन गई तो ये बैक्टीरिया में इंजेक्ट करेंगे, सॉरी चूहे में इंजेक्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, प्रोटीन ब्रेक करने वाले एक प्रोटीन को, एक एंजाइम को ढूंढा, प्रोटीएजेस। डीएनए को ब्रेक करने वाले डीएनएजेस, ये एंजाइम। आरएनए को ब्रेक करने वाले आरएनएज, ठीक है। ऐसे सभी कंपोनेंट उन्होंने सेंट्रीफ्यूजन से इस बैक्टीरिया के अलग कर दी, कि कौन सा कंपोनेंट पूरा के पूरा लिक्विड डालने के बजाय बराबर उसी कंपोनेंट का लिक्विड डालेंगे ना। तो जब उन्होंने यही स्ट्रेंथ ली अवायरुलेंट और वायरुलेंट वाली, जब उन्होंने वायरुलेंट में, अवायरुलेंट में प्रोटीएजेस डाल दिया, क्या डाल दिया, प्रोटीएजेस डाल दिया, प्रोटीएजेस डाल दिया, तो भी चूहा मरा। इसका मतलब एक है कि प्रोटीन तो प्रोटीएजेस ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। प्रोटीएजेस किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को। प्रोटीन तो सब तोड़ दिए रे भैया, किसने, प्रोटीएजेस ने। वो स्ट्रेंथ एक्चुअली चेंज होने चाहिए थी, काय में, अवायरुलेंट स्ट्रेंथ चेंज नहीं होने चाहिए थी वायरुलेंट में, अगर हमने प्रोटीएजेस से प्रोटीन तोड़ दिए उसके तो, मगर वो चेंज होगी और चूहा मर गया। ये है किसका, मैककार्टी, मैकलोडी और ओसवाल्ड एवरी का एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने डाल दिया आरएनएज, ये आरएनए को तोड़ने वाला, आरएनए को तोड़ने वाला जब डाला तो भी चूहा क्या नहीं हुआ, लाइव नहीं रहा, मर गया, क्योंकि कुछ तो भी ट्रांसफर हुआ। और जब उन्होंने डीएनए डाल दिया, डीएनए को तोड़ने वाला प्रोटीन डाल दिया एंजाइम, तो चूहा मरा नहीं। इसका मतलब रफ स्ट्रेन जो है वो जो है काय में कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट हुई नहीं। अगर डीएनए डाला तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये इन्होंने तब प्रूव किया था। मगर इनका बैड लक, लोगों को इतना वो क्या नहीं कर सके, कंफर्मेशन नहीं दे सके, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते थे। बस तुमने केमिकल डाला, उससे चूहा नहीं मरा होगा, ऐसा ही उनका कहना था। उसके बाद और एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था 1952 में हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट। किसमें, 1952 में हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक इंटरेस्टेड बात कर दी, उन्होंने आइसोटोप लिए, काय के, सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप, काय के आइसोटोप, सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप, और यह कंफर्म कर दिया कि सल्फर ये प्रोटीन में रहता है, सल्फर ये प्रोटीन में रहता है, और फास्फोरस ये न्यूक्लिक एसिड में रहता है। और इनके लिए इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया एंड कन्वर्ट इट इनटू वायरुलेंट वन फ्रॉम द अवायरुलेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्म इट्स जेनेटिक मेकअप। ये कंडीशन ध्यान में रखना है।
अब ये इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसडक्शन किया। ट्रांसडक्शन क्या है बेटा, तो ये एक बैक्टीरियोफैग नाम का वायरस है। ये वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल काय में छोड़ता है, ये बैक्टीरिया में छोड़ता है। बैक्टीरियोफैग अगर आपको याद होगा तो जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। क्लियर हुआ क्या। तब इन्होंने क्या कर दिया, सल्फर आइसोटोप वाले इसको बैक्टीरिया फैग को दे दिया। ये आइसोटोप, ये सल्फर वाला